बेटा, कैसी चल रही है आजकल तुम्हारी नौकरी? कुछ पैसा वैसा बढ़ा कि नहीं? माता पिता के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है, इस बात का भी ध्यान रखना। जमुना जी बड़े दुलार के साथ बेटे नवीन को समझाते हुए कहती, लेकिन नवीन पैसों की बात सुनते ही माँ के ऊपर झल्ला पड़ता। माँ, आप जब भी फोन पर बात करती है हमेशा ही आपका एक ही राग लगा रहता है। कुछ और बात तो होती ही नहीं जैसे आपके पास करने के लिए, बस ले देकर पैसों की ही बात लेकर बैठ जाती हो हर बार। मुझको तो उलझन सी होने लगी है आपसे बात करने में। नवीन माँ जमुना के ऊपर बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाने सा लगा। तो इसमें गलत क्या कह रही हूं मैं बेटा? माता पिता के अरमान भी तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ ही जुड़ जाते हैं कि बड़े होकर बच्चे हम लोगों को जरूरत पड़ने पर सहयोग करेंगे। जमुना जी ने बड़े प्यार से फिर समझाया, लेकिन नवीन ने कोई भी जवाब दिए बगैर ही फोन फटाक से रख दिया। अब तो धीरे धीरे नवीन फोन भी बहुत ही कम करने लगा, और जब जमुना जी खुद फोन करती तो बहुत ही कम उठाता। जमुना जी अक्सर पुराने दिनों की याद में खोकर परेशान हो जाती। जमुना के पति रघुनाथ की गांव में ही एक छोटी सी परचून की दुकान थी, और जमुना खुद गांव के ही कुछ 2-4 लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। लेकिन दोनों पति पत्नी अपनी हैसियत से बढ़कर बेटे नवीन का ख्याल रखते। गांव से शहर रोज सुबह 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर रघुनाथ नवीन को स्कूल छोड़ने जाते, और शाम को फिर 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर उसको वापस लेकर आते। और जब रघुनाथ उसको छोड़ने और लेने जाते उस वक्त जमुना दुकान को संभालती। अरे रघुनाथ दत्ता, ये गाय कब ले आए? आस पड़ोस के लोगों ने रघुनाथ के घर के बाहर गाय बंधी देखकर पूछा। अरे भैया, नवीन हमारा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा मेहनत करता है, और इतनी मेहनत करने के लिए घी दूध दही तो चाहिए ही चाहिए, और बाहर का घी दूध तो असली मिलने से रहा, और उसको तो शौक भी बहुत है घी दूध दही का। लेकिन दद्दा, मेहनत बहुत है जानवर पालने में, लोग रघुनाथ की अवस्था देखकर कहते, क्योंकि नवीन का जन्म रघुनाथ की शादी के 12 साल बाद हुआ था। अरे भैया, कैसी बात करत हो? जब हमरा नवीन पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगा ना, तब सारी मेहनत अपने आप ही वसूल हो जाएगी, रघुनाथ बहुत ज्यादा गर्व से कहते। नवीन था भी पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा होशियार, और समय के साथ साथ बहुत बड़ा अफसर भी बन गया शहर में। अरे हमारा बबुआ तो कोई बड़े शहर में अफसर लग गया और जल्दी ही वहां नौकरी करने जा रहा है। जमुना और रघुनाथ जी को जो कोई मिलता उसको रोक रोक कर बताते, और खुशी हो भी क्यों ना जब एक बहुत ही साधारण परिवार और गांव का बेटा शहर में अफसर बन जाए। जब नवीन नौकरी के लिए गांव के बाहर जाने लगा तो सारे गांव के लोग उससे मिलने के लिए आए। नवीन बबुआ, जमुना भौजी और रघुनाथ दद्दा ने तुम्हारी खातिर बहुत कष्ट झेले हैं, अपना सुख त्याग कर तुम्हारी खुशी के लिए मानो कुर्बान हो गए, उनको भूलना मत। अरे ये भी कोई कहने की बात है, मैं हमेशा अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखूंगा। और नवीन शहर चला गया। थोड़े दिनों तक तो सब कुछ बहुत ठीक ठाक रहा। नवीन रोज पीसीओ पर बुलाकर माता पिता से बात करता, लेकिन धीरे धीरे शहर का कुछ ऐसा रंग चढ़ा नवीन पर कि जैसे शायद कभी गांव में वो रहा ही नहीं। माँ, मेरे बॉस ने मेरे साथ अपनी बेटी की शादी की पेशकश की है, और तेरी मर्जी क्या है? जमुना जी ने नवीन के मन की बात जानने को पूछा। मैं भी उससे शादी करना चाहता हूं। तो फिर ठीक है, लगन निकलवा लेते हैं और यहीं गांव में आकर शादी हो जाएगी। जमुना जी ने फिर बेटे की ही खुशी में खुश रहने में भलाई समझी। माँ, वो लोग गांव आकर तो बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे। अरे बबुआ, गांव के सब लोग तुम्हारी शादी के बारे में पूछते हैं। कोई बात नहीं माँ, आप लोग यहाँ आ जाइए, गांव में सबको बाद में दावत दे देंगे। ठीक है। जमुना और रघुनाथ जी दोनों ही मायूसी से बोले, और दोनों लोग शहर पहुंच गए। लेकिन वहां जाकर अजीब सा लगा उन दोनों को। किसी को उन दोनों से कोई मतलब ही नहीं था। वो दोनों चुपचाप एक कोने में बैठे सब कुछ देख रहे थे। उन्हें अपना बेटा ही पराया लग रहा था। कितने अरमान थे बहू लाने के। बेटे की शादी में कोई कसर नहीं बाकी रखूंगी, पूरे गांव को न्योता बांटूंगी। यहाँ तो सिर्फ 20-25 लोग, और वो भी अनजाने। जमुना जी की आंखों से आंसू टपक पड़े। बहू कब ब्याह कर घर आ गई पता ही नहीं चला। न बहू को पैर छूने से मतलब, न सिर ढकने से। यहाँ तो पूरे गांव की बहुरिया मोहल्ले के सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूती, और मजाल क्या चेहरे से घूंघट हट जाए। चलो घूंघट ना करे, लेकिन पैर छूकर सम्मान तो दे ही सकती है। बबुआ, हम लोग वापस गांव जा रहे हैं। जमुना जी ने सोचा, कम से कम एक बार तो बेटा रोकेगा।
ठीक है माँ, फिर कल सुबह सुबह निकल जाइएगा, शाम तक पहुंच जाएंगे। नवीन ने एक बार रुकने के लिए छूट भी नहीं कहा और दोनों मन में बेहद दुख लिए गांव वापस आ गए। सब गांव वालों के पूछने पर प्रशंसा करते नहीं थकते दोनों लोग। क्यों बेटे बहू की बुराई करके अपना ही अपमान करना। जमुना और रघुनाथ जी ने एक दो बार नवीन से कहा कि बहुरिया को गांव लेकर आ जाओ, सारे गांववासी तुम लोगों से मिलना चाहते हैं। लेकिन नवीन ने दो टूक जवाब दे दिया कि डॉली ने शादी इसी शर्त पर की थी कि कभी गांव नहीं जाऊंगी। अब तो नवीन से कुछ भी कहना बेकार था। दिल पर पत्थर रख लिए जमुना और रघुनाथ जी ने। दिन बीतते चले गए और अब तो गाहे बगाहे ही फोन आता बेटे का। वो ना ही कभी माता पिता को अपने पास बुलाना चाहता। सुनो, मेरा बड़ा मन करता है बबुआ से मिलने का। वो नहीं बुला रहा तो चलो हम ही लोग चलते हैं। और फिर उसका जन्मदिन भी आने वाला है, साथ ही मिलकर जन्मोत्सव मनाएंगे। बबुआ बड़ा खुश हो जाएगा। जमुना जी बोली। सोच लो जमुना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे अपनी औलाद का घर है, गड़बड़ काहे की। ठीक है फिर। रघुनाथ जी के हाँ कहते ही जमुना जी जुट गई नवीन की मनपसंद चीजें बनाने में। शुद्ध देसी घी के बेसन के लड्डू, मठरी, बेसन के सेव और गाय के दूध की गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी। और जैसे ही वो दोनों नवीन के घर पहुंचे, उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें अच्छा भी बिल्कुल नहीं लगा। बबुआ, तुम्हें देखने को तो आंखें तरस गई। इतना कहकर जमुना जी नवीन को गले लगाने लगी, लेकिन नवीन कसमसाकर पीछे हट गया, क्योंकि डॉली को नवीन का किसी के भी गले से लिपटना पसंद ही नहीं था, चाहे फिर वो माँ ही क्यों ना हो। धक से हुआ कलेजे में जमुना जी के। माँ, बाबूजी, आप लोग, अरे हमें बताते तो हम ले आते आपको स्टेशन से। इतने दिनों तक तो बुलाने का ही इंतजार करते रहे। मन ही मन रघुनाथ जी बुदबुदाए। नवीन उनको ड्राइंग रूम में बिठाकर अंदर चला गया। जरूर तुमने ही फोन करके बुलाया होगा अपने माँ बाप को। डॉली की गुस्से भरी आवाज बाहर तक आ रही थी। नहीं डॉली, मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर कैसे बुला सकता हूं उनको। मैं तो इसीलिए जल्दी फोन भी नहीं करता हूं। मुझे तो खुद नहीं पता था कि ये लोग ऐसे आ जाएंगे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मैनेज करने वाली। तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम देखो। तुम परेशान ना हो सकता है कि रुपये पैसों की जरूरत हो तो वही लेने आए हो। एक दो दिन में उनको रुपये पैसे देकर वापस भेज दूंगा। ये क्या? पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जमुना जी के तो। हमारे बेटा बहू और हम उनके ऊपर बोझ। अपनी कोख से जमा बेटा ऐसी बातें कर रहा है। बड़े मनोयोग से चुन चुनकर अपने हाथों से बनाया हुआ सामान जमुना जी देने आई थी डॉली को। अब वो हाथों में पकड़ा सामान जमुना जी को मुंह चिढ़ा रहा था। उनके हाथों से वो सामान छूट गया। छनाक की आवाज हुई। वो आवाज तो सुन ली नवीन ने, लेकिन जो बहुत अंदर तक टूट गया था जमुना जी के, वो शायद रघुनाथ जी के अलावा कोई ना सुन सका। ड्राइंग रूम से रघुनाथ जी भी दौड़कर आ गए। अरे माँ, आप बाहर ही थी, कोई जरूरत थी तो मुझे बुला लेती। नवीन तुरंत बात पलटते हुए बोला। तुझे बुला लेती तो तुम लोगों की सच्चाई कैसे जान पाती। मैं तो तेरे जन्मदिन के लिए अपने हाथों से बने लड्डू, मठरी और सेव तुम्हें देने आई थी, पर तुम लोगों की बातें सुनकर पैर ठिठक गए। बेटा, मुझे तुम लोगों के रुपए पैसे नहीं चाहिए। ईश्वर ने हम लोगों को अपने जीवन यापन भर का बहुत दिया है और गांव में अभी भी इतना प्यार और सम्मान है कि हम लोग अपनी जिंदगी वहां बहुत आसानी से काट लेंगे। जमुना जी की आंखों में आंसू और आवाज में बेहद दर्द था, और उनकी दर्दनाक आवाज सुनकर रघुनाथ जी भी आंसुओं को आने से रोक ना सके। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। गलत तो बेटा हम लोग पहले समझे थे, लेकिन अब आंखें खुल गई। बेटा, बहू तो पराया खून थी। गिला तो तुझसे है कि तूने हम लोगों के प्यार को ना देखकर हमें रुपये पैसों का लालची समझा। आज तूने मेरी कोख की लाज मिटा डाली। सुनिए जी, तुरंत वापस चलिए, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना है। जमुना जी बेटे के मुंह की पट्टी तोड़कर रघुनाथ जी का हाथ पकड़कर वापस चल पड़ी। इतने बड़े दुख में उन्हें यह भी नहीं याद रहा कि अभी अभी थोड़ी ही देर पहले इतना लंबा सफर तय करके थक चुकी है, और फिर से इतना लंबा सफर। लेकिन इस सब की परवाह ना करते हुए लौट पड़े जमुना और रघुनाथ जी वापस अपने गांव। नवीन उनको इस तरह जाता हुआ देखकर भी रोकने का साहस ना कर सका। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए
हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।